हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज और चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी मेड अ सिग्निफिकेंट हेडवे in moving forward underdevelopment, in moving from underdevelopment to development, from poverty to prosperity between 1950-51 एंड 1991। इंडियन इकोनॉमी ने काफी ज्यादा तरक्की की, गरीबी से निकल के प्रॉस्पेरिटी की तरफ आने की पूरी जोर लगाया और अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ी। जो 1950 से लेकर 1950-51 में जो पहला प्लान आया था, तब से लेकर 1991 तक काफी काम कर लिया इंडियन इकोनॉमी ने, मतलब काफी तरक्की कर ली। इट्स अचीवमेंट्स ड्यूरिंग द प्री लिबरलाइजेशन फेज वर रीजनेबली इंप्रेसिव। जो 1991 से पहले जो अचीवमेंट्स हैं इंडियन इकोनॉमी की, ग्रोथ रेट की और ये सारी की सारी सेल्फ रिलायंस की, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी शोड मॉडरेट टू गुड परफॉर्मेंस, मतलब एक मॉडरेट परफॉर्मेंस से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी कई सेक्टर्स ने। फॉर इंस्टेंस, जीडीपी ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड 5.5% पर एनम ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1980s। 1980s में ग्रोथ रेट हमने 5.5% से कर दी। द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ was 8.5% ड्यूरिंग 1985-90। एट द सेम टाइम a lot many structural changes took place, और साथ साथ कई स्ट्रक्चरल चेंजेस भी उस टाइम पे आ रहे थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ऑफ जीडीपी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950-51 टू 1990। जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका भी कंट्रीब्यूशन काफी बढ़ रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम अ वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर बाय 1990। इंडस्ट्रियल सेक्टर 1990 तक काफी फैल गया था, काफी डाइवर्सिफाइड हो गया था, कई टाइप की चीजें बनानी शुरू कर दी थी। द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीज, मतलब उस टाइम पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़नी शुरू हो गई थी। मगर क्या कुछ ज्यादा ही हो रही थी? चलिए देखते हैं। However, the planning strategy was which enabled the economy to achieve a high rate of economic growth during 1980s pushed the economy towards economic crisis in early 90s। तो मतलब जो 70s 80s में जो ग्रोथ की स्ट्रेटजी हमें काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रही थी, उस ग्रोथ की स्ट्रेटजी ने अर्ली 90s में हमारे लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट कर दी। क्या क्या मुश्किलें थी वो डिस्कस करेंगे। द प्री लिबरलाइजेशन पॉलिसी स्टार्टेड हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो प्री लिबरलाइजेशन पॉलिसीज थी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रास्ते में रुकावट क्रिएट कर रही थी, उसको हैम्पर कर रही थी। द इकोनॉमिक क्राइसिस बिगिन इन 1990-91 एंड इट गॉट डीपन इन 1991 एंड 92। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, 90 से आने शुरू हुए और 92 तक हमारी बैंड बज गई। ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस रिजल्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज वीकनेस ऑफ प्री 1991 इकोनॉमिक पॉलिसीज, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, गल्फ क्राइसिस, राइजिंग प्राइसेस, डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो किस वजह से आ रही थी? पहली, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो सही नहीं थी। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हमारे पास 13 दिन के सामान बाहर से मंगवाने के भी पैसे नहीं बचे थे। कुछ लोग कहते हैं 7 दिन, कुछ लोग कहते हैं 13 दिन, अलग अलग तरीके से डाटा लिया गया। माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट, सरकार के डेफिसिट बढ़ते जा रहे थे, मतलब सरकार का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा था और आमदनी सरकार की कम थी, और सरकार को ये पूरा करने के लिए या तो नए नोट छापने पड़ते थे या बाहर से कर्जे लेने पड़ते थे। फिर गल्फ क्राइसिस, गल्फ क्राइसिस उस टाइम इराक कुवैत की वॉर चल रही थी, उसको बचाने के लिए फिर अमेरिका बीच में आ गया। तो इस टाइप से फिर जो इराक है वो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, फिर पेट्रोल महंगा हो गया, हमें बाहर से पेट्रोल इंपोर्ट कराना पड़ता। पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल, ठीक है। तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराना पड़ता है। पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल नहीं, मतलब क्रूड ऑयल में से तो बहुत कुछ निकलते हैं, तो मैं पेट्रोल मुंह से निकल जाता है कभी कभी, कि बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो उसकी वजह से प्राइसेस काफी बढ़ गए और हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी कंपनियों, उसकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ठीक है, लॉसेस पे चल रही थी। द अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस ऑफ 1990-91 लेट द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स लीडिंग टू शिफ्ट द स्ट्रेटजी ऑफ द प्लानिंग। तो सरकार 1991 के बाद नई पॉलिसीज लेके आई, जिससे हमारी जो प्लानिंग की जो स्ट्रेटजी है वो टोटली चेंज हो जाएगी, मतलब हमारा स्ट्रक्चरल ढांचा ही चेंज हो जाएगा। देयर हैज बीन अ मेजर चेंजेस इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इन द इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991 with the adoption of new economic policy popularly known as इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो 1991 के बाद सरकार ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क ही चेंज कर दिया और जो नई पॉलिसीज फॉलो की उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है और उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन फेज आर एस अंडर। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लिबरलाइजेशन।
जैसा कि नाम है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो वर्ड है लिबर्टी से ड्राइव किया गया, लिबरल लिबर्टी मतलब टू सेट अ मैन फ्री, खुली छूट दे दो, समझिए बात। तो इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी प्राइवेट सेक्टर पे उसको थोड़ा सा कम और काफी कम, कई इंडस्ट्रीज में बहुत कम कर दी और कईयों में थोड़ी थोड़ी कम कर दी, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी अपने हिसाब से काम कर सके। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन वाज एन इंटेग्रल फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये एक इंटेग्रल फीचर था, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कह सकते हो। और लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम वेरियस कंट्रोल्स। जो सरकार ने फालतू के कंट्रोल्स लगाए थे उससे लिबरलाइजेशन मतलब उससे आजादी, मतलब रिस्ट्रिक्शंस कम करनी, सिंपल वर्ड्स में। As explained above, prior to 1991, the government had imposed various controls like industrial licensing system, price controls, foreign exchange controls, investment restrictions, etc., aimed at regulating the economic activities. However, these controls and regulations became major hindrance in the economic growth and development of Indian economy. सरकार ने 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर के ऊपर 100 तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि भाई कोई काम करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको लाइसेंस राज कहा जाता था, और अपने स्केल ऑफ आउटपुट नहीं बढ़ा सकते, नवी मशीनें नहीं लगा सकते, कुछ भी करना है बाहर से नहीं मंगवा सकते मशीनों को। तो 100 टाइप की रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी, कैसे यूज करनी कैसे नहीं। इसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना खुल के काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इट रिजल्टेड इन करप्शन, caused undue delays and dampening the entrepreneurial spirits in the economy। इसकी वजह से करप्शन फैल रही थी। वो क्या कर रहे थे, ब्राइब कर रहे थे, रिश्वतें दे रहे थे सरकारी इंप्लॉइज को ताकि जल्दी से लाइसेंस मिल दे। तो जो लोग रिश्वतें दे सकते थे वो अपनी कंपनियां चला रहे थे, और बाकी जो सीधे तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे तो वो कहते थे कि भाई इससे तो अच्छा काम ही ना करो, क्योंकि सरकारी काम क्या है, अनड्यू डिले। हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, 3-3 साल लग गए, लाइसेंस नहीं आ रहा, समझ की बात। इससे उनकी जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट्स थी प्राइवेट सेक्टर की वो खत्म होती जा रही थी। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दीज कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग the market forces so as to put the economy on the path of growth and development। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो किया गया, जिससे ये जो कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है इनको एंड कर दिया गया, ताकि मार्केट फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए और पूरी की पूरी इकोनॉमी को मार्केट पे छोड़ दिया जाए, मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया जाए, और इस तरीके से ग्रोथ को हासिल किया जाए। सेकंड पॉइंट आ जाता है प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या है, वो सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को फुली या फिर पार्शली बेच दिया जाएगा, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कही जाती है, समझ की बात। Another feature of economic policy reforms of 1991 was the privatization of public enterprises। तो जो भी सरकारी कंपनियां थी जो लॉस पे चल रही थी उनको बेच दिया गया। इट किसको, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, इट बेसिकली implied expansion of private sector and limiting the role of public sector। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया और प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड किया और पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज को लिमिट कर दिया। उसके बाद as explained above, prior to 1991, public sector enterprises were assigned a leading role for promoting economic development। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि पब्लिक सेक्टर को 1991 से पहले लीडिंग रोल दिया गया था। There was no doubt that expansion of public sector, जिसको PSU कहते हैं, public sector undertakings, during the period of 1951 and 1991 led the development of various strategic industries as well as diversification of इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1951 से 1991 तक जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी रही और काफी ज्यादा डेवलपमेंट की। However, a large number of public sector enterprises gave a poor performance। मगर ये भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कई जो कंपनियां सरकारी उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस की और वो हमेशा लॉसेस पे ही चलती रही। लो एफिशिएंसी, माउंटिंग लॉसेस, मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ accountability, corruption, and excessive political interference in the decision making, underutilization of productive capacity, inefficient management, and lack of innovative ideas become rampant in the public sector enterprise। तो जो सरकारी कंपनियां थी वो लो एफिशिएंसी से काम करती थी। मैं यहाँ कॉमा लगा दूं, ठीक है, लो एफिशिएंसी से काम करती थी, जिस वजह से उनके जो लॉसेस थे बहुत ज्यादा हो जाते थे। मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती थी उनकी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। ठीक है ना, जो मर्जी अपनी मन मर्जी से करते, जो मिनिस्टर कह रहे वही करो। करप्शन बहुत ज्यादा होती थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती थी, अपने रिश्तेदारों को सेट कर देना, मतलब सेट कर देना मतलब वहां पे जॉब्स वगैरह दे देनी, और डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती थी, जिस वजह से उनकी
जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है सरकारी कंपनियों की वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाती थी। इस वजह से जो पब्लिक सेक्टर है उसका बैंड बजा हुआ था, उसको लॉसेस होते हो रहे थे। इन द बैकड्रॉप बोल बोल के गला बैठ जाता है बीच बीच में। In the backdrop of these problems, most of the public sector enterprises became more of a liability than the source of economic development. अब इस तरीके से चलता रहा विक्स की गोली लेनी पड़ेगी लग रहा है। तो अगर इस तरीके से चलता जा रहा था तो पब्लिक सेक्टर सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी बन गया था। मतलब सरकारी कंपनियां सरकार के ऊपर लाइबिलिटी है क्योंकि वो आमदनी कमा नहीं रही, उल्टा सरकार को उनको तनख्वाहें देनी है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को हैम्पर कर रही थी वो। Accordingly, the government realized the need of privatization of many public sector enterprises by selling off their equity to private sector. तो सरकार ने ये सोचा कि अब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मैं जो इसमें मेरी जो हिस्सेदारी है वो मैं प्राइवेट सेक्टर को भी बेच दूंगा ताकि प्राइवेट सेक्टर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए और इसको एफिशिएंटली चलाए। Thus, the ownership of public sector undertakings is being gradually sold off to private sector enterprises since 1991. तो 1991 में जो पब्लिक सेक्टर है उसको ग्रेजुअली सेल ऑफ करना शुरू कर दिया। मगर अब आप ध्यान से देखो, पहले हमारे से टैक्स इकट्ठा किया, हमारे से टैक्स इकट्ठा करके कंपनियां खोली, उन कंपनियों को सरकार खुद ही नहीं चला पाई। फिर क्या किया, उन्हीं सरकार को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। और कई लोगों का तो ये कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर को बेचा वो थ्रो अवे प्राइस पे बेचा और अपने रिश्तेदारों को ही बेच दिया। समझ गए बात आप? ठीक है, तो ऐसा मानना है, बाकी क्या हुआ ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थर्ड पॉइंट आ जाता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिलाना। सिंपल वर्ड्स में ट्रेड को फ्री कर देना और फॉरेन ट्रेड को फ्री कर देना और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेड के ऊपर वो खत्म करना। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म ऑफ 1991 वाज ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू द अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, कि अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना। इट इज द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना मतलब जो फॉरेन ट्रेड आ रहा है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना रखना, इसी चीज को ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। As a part of globalization policy, Indian economy was integrated with the economies of the world through the free flow of trade, capital, technology. तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, जिसकी वजह से फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल मतलब पूंजी, पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री फ्री फ्लो कर सकता है, और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी फ्री फ्लो, उनकी मूवमेंट फ्री हो जाएगी। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट इंडिया would benefit from free flow of goods and services between different countries through unrestricted exports and imports. तो सरकार को ये रियलाइज हुआ कि कुछ जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो फ्री फ्लो होना बहुत जरूरी है अगर इंडिया को तरक्की करनी है तो। इट ऑल्सो रियलाइज दैट फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी वुड बेनिफिट द इंडियन इकोनॉमी। ये भी पता लगा कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और टेक्नोलॉजी फ्री फ्लो होगी वो भी इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगी। अकॉर्डिंगली इट परस्यूड द पॉलिसी ऑफ liberalization of free trade by reducing the import duties and removing the quantitative restrictions on trade. तो सरकार ने क्या किया, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ट्रेड पे और गुड्स के ऊपर के इतना टैक्स लगाएंगे उतना लगाएंगे, जो भी ड्यूटीज वगैरह लगाई थी वो हटा दी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट सो एज टू एनकरेज द फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे वो भी हटा दी, कम कर दी पहले से। तो कई इंडस्ट्रीज में पहले से बेटर इन्वेस्टमेंट, कईयों में 50% हिस्सेदारी, कईयों में 51, कईयों में 75। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ाती रही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बाहर से ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा एग्रीकल्चरल पॉलिसी ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स। कि 5 ईयर प्लान्स मतलब 1991 से पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या रही, फिर बताऊंगा पोस्ट क्या रही, इस टाइप के टॉपिक डिस्कस करूंगा। और ये चैप्टर सेम चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी पोस्ट लिबरलाइजेशन, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।